वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 लेजिस्लेचर वाले चैप्टर को हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। वन शॉट वीडियो है ये, और इसमें हम 15 से 20 मिनट्स में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सो लास्ट तक बने रहना ताकि आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर आपने इस चैप्टर के जो नोट्स हैं उनको लर्न कर लिया और इस चैप्टर को समझ लिया इन नोट्स से, तो आप 100% आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, ठीक है। और इन नोट्स को बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना। तो देर ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गन है ये गवर्नमेंट का, ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, एक तो हमारा एग्जीक्यूटिव हमने इससे पहले पढ़ा था और एक जुडिशरी पढ़ा था, तो उसी तरीके से लेजिस्लेचर भी एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का, जो लॉ मेकिंग एक तरीके से इसका एक फंक्शन है। अब लेजिस्लेचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनियन, नेशनल भी कह सकते हैं इसको, और एक होता है स्टेट। इसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा आते हैं, इसमें गवर्नर एंड स्टेट विधानमंडल आते हैं। और इसमें जो है स्टेट विधानमंडल में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल आती है। लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा भी कहा जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यूटिलिटी क्या है या फिर पोजीशन क्या है। तो पार्लियामेंट जितने भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस होते हैं उन सभी का सेंटर होती है, और ये अलग अलग तरीके के एक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि वॉकआउट, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, यूनिमिटी, कंसर्न एंड कॉपरेशन। डेमोक्रेसी तब तक इनकन्विंसिबल है, डेमोक्रेसी तब तक डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी जब तक कोई इफेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ना हो और लेजिस्लेचर ना हो। लेजिस्लेचर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंटेबल होल्ड करता है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आंसरेबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए। लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेटिव से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और जो पार्लियामेंट है वो डेमोक्रेसी का बेसिस, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का बेसिस है। और ये सबसे रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, और इसके पास पावर होती है गवर्नमेंट को डिसमिस करने की या फिर चूज करने की। नेक्स्ट है कि हमें दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है। तो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स को तो एक तो लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है, और पार्लियामेंट का एक और नाम है जिसको नेशनल लेजिस्लेचर भी कहते हैं। अब दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं? एक तो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दूसरा है हाउस ऑफ पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा भी कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल जो है उसे लोकसभा कहा जाता है। अब इसको हम देखेंगे कि हाउस ऑफ पीपल क्यों कहा जाता है। फिर हमारे पास है, अब लेजिस्लेचर के भी दो टाइप होते हैं, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल। यूनिकैमरल वो होता है जिसमें एक ही लेजिस्लेचर होता है, और बाइकैमरल जहाँ पर दो लेजिस्लेचर होते हैं। तो अब तक जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है वो 28 स्टेट्स में से 6 स्टेट्स में है। 6 स्टेट्स कौन कौन सी है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इसको याद करने की ट्रिक है, अब काम तू कर ले। तो ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, के से कर्नाटका, एम से महाराष्ट्र, टी से तेलंगाना एंड यू से उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बाइकैमरल लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहाँ पर होता है? जहाँ पर लार्ज साइज होता है कंट्री का, और दूसरा जहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। इसका रीज़न क्या है? ताकि सभी सेक्शंस को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए और जितने भी जियोग्राफिक रीजन्स हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। इसके एडवांटेजेस और मेरिट्स देखते हैं। तो इसमें क्या है कि पॉसिबिलिटी होती है रिकन्सिडरेशन की, डिसीजन के रिकन्सिडरेशन की, यानी कि जो भी डिसीजन है वो 2 बार डिस्कस होता है। एक बार पहले हाउस में जाएगा और बाद में दूसरे हाउस में जाएगा, फिर इसको अच्छे से डीपली एनालाइज किया जा सकेगा। नेक्स्ट है राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, और इनका इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्टली इनको इलेक्ट किया जाता है, यानी कि जो स्टेट के रेजिडेंट है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट करते हैं, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। अब इसको भी दो तरीके से एस्टेब्लिश किया जा सकता है। दो मेथड्स हैं इसके। पहला मेथड है सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का, जो कि यूएसए में होता है, यानी कि जितने भी पार्ट्स है कंट्री के उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है, ठीक है। जैसे ये एक कंट्री है तो जितने भी पार्ट्स है इस कंट्री में तो सबको इक्वल, सब में क्या है, इक्वल साइज होगा राज्यसभा का। जैसे अगर 5 मेंबर्स है तो 5 ही मेंबर्स सभी पार्ट्स में होंगे। सेकंड मेथड है कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव दिए जाएंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन वाला मेथड है सेकंड वाला, वो इंडिया में है। एग्जाम्पल जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीट्स है राज्यसभा की, सिक्किम में 1 सीट है राज्यसभा की, और ये जो फर्स्ट मेथड था वो यूएसए में एप्लीकेबल है। और मैक्सिमम मेंबरशिप जो है राज्यसभा की वो 250, यानी कि 250 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है। इसका जो टेन्योर है वो 6 इयर्स का होता है, और ये री इलेक्ट भी की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? जैसे हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो है वो अपने टर्म को कंप्लीट कर लेते हैं, और इलेक्शन जो है 1/3 मेंबर्स के लिए ही होता है। तो राज्यसभा कभी भी फुली डिसॉल्व नहीं होती, तो इसका रीज़न जो है वो यही है, ठीक है। और इसको परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है।
इसके एडवांटेज और मेरिट्स देखते हैं तो इसका जो मेरिट्स है वो ये है कि इससे अर्जेंट बिजनेसेस कंडक्ट किए जा सकते हैं। जब लोकसभा डिसोल्व हो जाती है तो इलेक्शन उनके लिए होते हैं, लोकसभा के लिए, और जो भी डिस्कशन वगैरह है तब वो राज्यसभा में किया जा सकता है, मीटिंग राज्यसभा में रखी जा सकती है। फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो 12 होते हैं, और नॉमिनेट किसके द्वारा होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। और ये नॉमिनेशन किन के लिए होता है, उन पर्सनस के लिए होता है जिन्होंने अपनी जो मार्क यानी कि जिन्होंने इन फील्ड्स के लिए काम किया है, जैसे कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विसेज। अब बात करते हैं लोकसभा और हाउस ऑफ पीपल के बारे में, जिसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। तो लोकसभा जो है वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट की जाती है, इसलिए इसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, क्योंकि लोग लोकसभा को इलेक्ट करते हैं। अब जो कंट्री है, इलेक्शन प्रोसेस है इसका, कंट्री जो है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होती है, रफली इक्वल पॉपुलेशन की, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के थ्रू। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ये 543 होती है। 1971 में कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई थी, और इसका जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स का होता है। लोकसभा को डिसॉल्व भी किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? एक तो तब किया जा सकता है जब कोई भी पार्टी या फिर कोalition जो है वो गवर्नमेंट ना फॉर्म कर पाए, और जब प्राइम मिनिस्टर खुद से प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दे लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं पार्लियामेंट के रोल, फंक्शन या फिर पावर्स के बारे में। पार्लियामेंट करती क्या है? तो टोटल 8 इसके फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन में क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेशंस अप्रूव करते हैं। चीफ लॉ मेकिंग बॉडी होती है पार्लियामेंट, और जो भी सब्सटेंस और टाइमिंग है बिल का वो कैबिनेट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। कैबिनेट का अप्रूवल ज़रूरी होता है, और जो मेंबर्स हैं, जो मिनिस्टर्स नहीं हैं, तो वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिल को, लेकिन उनका ज़्यादा चांस नहीं होता पास होने का जब तक गवर्नमेंट की सहमति नहीं होगी। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ताकि इससे जो है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जा सकता है, और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल भी होल्ड किया जा सकता है। फाइनेंशियल फंक्शन इसका है कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारी मनी स्पेंड करती है, और वो मनी कहाँ से आती है? टैक्सेस से आती है। लेजिस्लेशन जो है वो टैक्सेशन को कंट्रोल करता है। अगर गवर्नमेंट को कोई भी नया टैक्स लागू करना हो तो उससे लोकसभा का अप्रूवल लेना पड़ेगा। रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने हैं वो भी पार्लियामेंट ही देखता है। और पावर क्या इसकी कि ये गवर्नमेंट ये जो पैसे हैं इनका मिसयूज़ ना कर ले, या फिर मिस स्पेंड ना कर ले, ज़्यादा स्पेंड ना कर ले इस चीज़ को, तो उसको इंश्योर करने का काम भी पार्लियामेंट का ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन वाला फंक्शन। तो रिप्रेजेंटेशन फंक्शन में क्या है कि जो अलग अलग डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि रीजनल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस। नेक्स्ट है डिबेटिंग फंक्शन। डिबेटिंग फंक्शन में क्या है कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट होती है, और इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है, और कोई भी जो मेंबर है पार्लियामेंट का वो बिल्कुल फ्री होता है बोलने के लिए बिना किसी डर के, ताकि हर एक इशू को एनालाइज किया जा सके अच्छे से। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन में जो भी अगर चेंजेस लाने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको डिस्कस किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई जा सकती है, और उसे दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजॉरिटी अगर मिलेगी तभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अप्रूव होंगी। इलेक्टोरल फंक्शन में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट है इंडिया के, तो उनको इलेक्ट किया जा सकता है। जुडिशियल फंक्शन में रिमूवल वाला प्रोसेस किया जा सकता है, जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को, जजेस को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट है लोकसभा की पावर्स और राज्यसभा की पावर्स में डिफरेंस क्या है, इन दोनों की पावर्स देखेंगे। तो पहले लोकसभा की पावर्स देखते हैं। तो लोकसभा जो है वो जो भी लॉज हैं यूनियन लिस्ट के रिगार्डिंग, कंकरेंट लिस्ट के रिगार्डिंग लॉज बना सकती हैं। जो भी मनी और नॉन मनी बिल है उन दोनों को इनेक्ट और इंट्रोड्यूस भी कर सकती है। टैक्सेशन, बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग काम कर सकती है। एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। डिक्लेरेशन, अगर कोई इमरजेंसी की डिक्लेरेशन करनी हो तो वो भी लोकसभा कर सकती है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को रिमूव भी कर सकती है। कमेटीज और कमीशंस को एस्टेब्लिश कर सकती है, और रिपोर्ट्स को भी कंसिडर कर सकती है। नेक्स्ट है राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा की पावर्स। तो ये नॉन मनी बिल्स को कंसिडर और अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल में सिर्फ सजेशंस दे सकती है। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने का काम किसका होता है? लोकसभा का होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अप्रूव दे सकती है। एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को, जजेस को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इनको रिमूव करने का प्रोसेस भी कर सकती है। और जो प्रोसीजर है रिमूवल का वाइस प्रेसिडेंट का वो ये खुद से कर सकती है, खुद से इनिशिएट कर सकती है। और यूनियन पार्लियामेंट को पावर दे सकती है अगर स्टेट लिस्ट के रिगार्डिंग कोई भी लॉज लानी है तो। अब बात करते हैं स्पेशल पावर्स की, राज्यसभा की स्पेशल पावर्स की बात करते हैं। तो ये सभी स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है, सभी स्टेट्स के पावर्स को प्रोटेक्ट करती है, सभी स्टेट
की पॉलिसीज़ को प्रोटेक्ट करती है। और अगर स्टेट के मैटर में किसी को भी कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी पॉलिसी बनानी है, तो उसे सबसे पहले राज्यसभा का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये यूनियन पार्लियामेंट को पावर दे सकती है अगर उनको स्टेट के रिगार्डिंग कोई भी लॉ लाना है, तो पॉलिसी लानी है तो ये एक तरीके से राज्यसभा की स्ट्रेंथ है। कुछ ऐसी पावर्स भी है जो सिर्फ लोकसभा ही एक्सरसाइज कर सकती है। वो कौन कौन सी पावर्स है? मनी बिल के रिगार्डिंग मनी बिल का अप्रूवल जो है वो सिर्फ लोकसभा ही दे सकता है, इंट्रोड्यूस भी सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है। जो राज्यसभा है वो सिर्फ सजेशन दे सकती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लोकसभा को ही आंसर देगी क्वेश्चंस का, क्योंकि लोकसभा लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट की जाती है इसलिए, और राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाती है, ये रीज़न है। लोकसभा डायरेक्टली इलेक्ट की जाती है, इसके पास क्रूशियल पावर्स होती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये फाइनेंसेस को कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं कि एक बिल जो है वो लॉ कैसे बनता है। तो एक बिल को लॉ बनाने का पूरा प्रोसीजर है, जैसे कि सबसे पहले तो उसको नॉन मनी बिल के केस में किसी भी हाउस में इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है, फिर उसको कमेटी में भेज दिया जाता है और वहाँ पर डिस्कस किया जाता है। कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करती है और हाउस इसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। फिर उसका डिटेल डिस्कशन किया जाता है, या तो उसे एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। पहले देखते हैं कि अगर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा तो उसको दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है, और अगर दूसरा हाउस भी अप्रूवल दे देता है तो उसको प्रेसिडेंट के पास सीधा भेज दिया जाता है, और जो प्रेसिडेंट है वो इसको अप्रूवल दे देता है। ठीक है। और अगर बात करते हैं कि अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है, अगर लोग पहले ही उसमें रिजेक्ट हो गया, पहले ही हाउस में रिजेक्ट हो गया, तो वो आगे नहीं जाता है। लेकिन अगर वो पहले में एक्सेप्ट हो गया है, फिर उसको दूसरे हाउस में भेजा जाएगा। दूसरे हाउस में भेजने के बाद अगर दूसरा हाउस जो है वहाँ पर ये रिजेक्ट हो जाता है, तो उसका जॉइंट सेशन जो है वो बिठाया जाता है, यानी कि दोनों ही हाउसेज यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और अगर यहाँ पर अप्रूवल मिल जाता है तो इसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है तो फिर ये लॉ नहीं बन पाता है। ठीक है। तो अब अगर प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया है तो इस तरीके से एक बिल जो है वो लॉ बन जाता है। हमें पता है कि किसी भी लॉ को बनाने में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होते हैं, डेफिनेट प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जो कि हमने देख लिया। अब ये 6 टाइप्स के बिल होते हैं। एक तो होता है गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, नॉन मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल जो है वो उसमें होते हैं मिनिस्टर्स, यानी कि मिनिस्टर्स के द्वारा लाया जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल में नॉन मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है। और नॉन मनी बिल के केस में दोनों ही काम कर सकते हैं, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मनी बिल के केस में सिर्फ एक ही काम कर सकता है, और जो कि है लोकसभा। ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का मतलब है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जाते हैं। कंसिडरेशंस देखते हैं किसी भी बिल की, तो कंसिडरेशंस के लिए बिल के लिए रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड होते हैं ताकि लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा सके। या तो बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा, या तो कुछ लोग सपोर्ट में होंगे और कुछ लोग अपोजिट होंगे उसके। इसका जो इम्पैक्ट है, लॉ का इम्पैक्ट इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट पर होगा। एंड ये लॉ बिल जो है तभी लॉ बन पाएगा जब सारे जो पार्टनर्स है वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। व्हेन इट स्टार्ट्स whose approval is necessary and in which work ministry is involved। तो इसकी 3 स्टेजेस आती है। पहली स्टेज में तो क्या होता है कि जो कैबिनेट है वो अप्रूव करता है पॉलिसी क्या है, लेजिस्लेशन के पीछे, लॉ बनाने के पीछे पॉलिसी क्या है। फिर इसका टास्क शुरू हो जाता है और अलग अलग मिनिस्ट्री होते हैं अलग अलग लॉज के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर है। फिर है कि वाइज कमेटी रेफर टू एज मिनिएचर लेजिस्लेचर। मिनिएचर लेजिस्लेचर क्यों कहा जाता है और इसकी सेकंड स्टेज क्या है ये देखेंगे। तो ज़्यादातर जो डिस्कशन है वो कमेटीज़ में होता है, इसलिए इनको मिनिएचर लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। और रिकमेंडेशन जो है वो सेकंड हाउस से ली जाती है। थर्ड स्टेज है, फिर बिल को वोट किया जाता है, एक हाउस में जाता है, फिर दूसरे हाउस में जाता है, और फिर वहाँ पर जाकर इसकी वोट की जाती है बिल की। मनी बिल के रिगार्डिंग बात करें तो राज्यसभा सिर्फ चेंजेस सजेस्ट कर सकती है, इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, और कोई भी एक्शन अगर वो 14 डेज के अंदर नहीं लेती है तो बिल को पास कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कैसे करती है। तो एग्जीक्यूटिव के पास मेजोरिटी होती है लोकसभा में, तो इसलिए ये डिफिकल्ट नहीं होता एग्जीक्यूटिव के लिए कि वो अनलिमिटेड और आर्बिट्रेरी पावर्स को यूज़ कर ले, मिसयूज़ कर ले अपनी पावर का। तो इस तरीके से पार्लियामेंट डेमोक्रेसी जो है वो कैबिनेट डिक्टेटरशिप में आ जाती है, और कैबिनेट जो है वो हाउस को लीड करता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि पार्लियामेंट को एक्टिव और विजिलेंट होना पड़ेगा, इसको रेगुलर चेक रखना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करें तो पार्लियामेंट के पास पावर और फ्रीडम है लेजिस्लेचर की, कि वो इफेक्टिवली काम कर सके, और कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है किसी मेंबर के अगेंस्ट इसने जो भी लेजिस्लेशन में कहा है। फाइनल पावर प्रेसिडिंग ऑफिसर के हाथ में होती है इन द मैटर्स ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, यानी कि अगर जो भी प्रिविलेजेस है अगर वो छीन ली गई हैं तब।
इसकी यूटिलिटी क्या है कि जो लेजिस्लेचर में के मेंबर्स हैं तो उनको वो लोगों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं और इफेक्टिव कंट्रोल रखा जाता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अब बाकी जो पार्लियामेंट है वो ऐसे कंट्रोल को कैसे मेंटेन करती है, इसकी मींस क्या है, व्हाट आर द मींस अवेलेबल एट डिस्पोजल, और जो पार्लियामेंट है इज इट सक्सेसफुल इन कर्बिंग एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस। यानी कि अब हम पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। तो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो टोटल 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो पहला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जो कि है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। यानी कि डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन तो किए जाते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। तो और इस डिस्कशन के अलावा 2 डिस्कशन और होते हैं, 0 आवर और क्वेश्चन आवर के। 0 आवर में जो लोग हैं वो किसी भी तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाफ एन आवर ये होता है डिस्कशन का, और पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात इसमें की जाती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे एडजर्नमेंट मोशन एक्सेट्रा। क्वेश्चन आवर में हर दिन क्वेश्चन आवर होता है और इसमें क्वेश्चंस होते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव मेथड है। इसमें ज़्यादातर अटेंडेंस होती है मेंबर्स की, क्योंकि ये लोग इसमें ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं। इश्यूज़ इसमें कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि प्राइस बढ़ रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह। और अगर इसमें ये जो क्वेश्चन आर है इसमें लोग ऊंची आवाज़ में भी बात कर सकते हैं, जो मेंबर्स हैं वहाँ के वो ऊंची आवाज़ में भी बात करते हैं, प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल टेक्निक है कंसेशन गेन करने की गवर्नमेंट से। अप्रूवल, सेकंड है अप्रूवल और रेफ्यूजल ऑफ लॉज। इसमें जो है रेटिफिकेशन की पावर होती है, और बिल जो है वो लो तभी बनता है जब पार्लियामेंट उसे अप्रूव कर देती है। तो गवर्नमेंट जो है उसके पास मेजॉरिटी होती है, तो लेजिस्लेचर का अप्रूवल लेना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। लेकिन लेजिस्लेचर ऐसे ही अप्रूव नहीं कर सकती है। लेजिस्लेचर जो है वो पहले अच्छे से डिस्कस करती है, तब जाके किसी भी लॉ को अप्रूव करती है। इसमें बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशंस होते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल में जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो बजट के थ्रू ग्रांट किए जाते हैं गवर्नमेंट को, और ये भी देखा जाता है कि कहीं वो मिसयूज़ ना कर लें बजट का। प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन बनाई जाती है बजट की, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होती है। और जो लेजिस्लेचर है वो मना भी कर सकती है गवर्नमेंट को रिसोर्सेज देने के लिए, और उससे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ये जो पैसे है वो किस चीज़ के लिए चाहिए, ठीक है, और कितने पैसे चाहिए। इंक्वायर इनटू केसेस मिसयूज ऑफ फंड्स, कि कहीं गवर्नमेंट मिसयूज ना कर ले फंड्स का, तो किस बेसिस पर करती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लेजिस्लेचर कंट्रोल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, जो भी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की तो उनको भी लेजिस्लेचर जो है वो कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सबसे पावरफुल वेपन है एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को होल्ड करने का, और जो गवर्नमेंट है उसके पास मेजॉरिटी का सपोर्ट होता है। तो ये जो पावर होती है गवर्नमेंट को डिसमिस करने की वो फिक्शनल होती है रादर देन रियल। गवर्नमेंट जो है वो लोकसभा का कॉन्फिडेंस तब लूज़ कर जाती है जब वो सपोर्ट नहीं मिल पाता उनको कॉलिशन पार्टनर्स का। एग्जाम्पल जैसे 1989 में गवर्नमेंट जो है उसको फोर्स किया गया था रिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि जो हाउस है उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। अब इससे कॉन्क्लूजन क्या निकल कर आता है कि पार्लियामेंट जो है इस तरीके से इफेक्टिव कंट्रोल रख सकती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, और एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट जो है वो बना सकती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मेंबर्स की विलिंगनेस होनी चाहिए डिस्कशन करने की और पार्टिसिपेट करने की इफेक्टिवली। अब नेक्स्ट है कि वाई व्हाट डू कमिटीज़ डू। कमिटीज़ क्या करती है, कमेटी पार्लियामेंट की जो कमिटीज़ होती है उनके फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये फीचर होते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस का। और ये जो है वो लॉ मेकिंग प्रोसीजर में हेल्प करती है, जो भी डे टू डे बिजनेस होते हैं हाउस के उसमें हेल्प करती है। अब इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों थी, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ सेशंस पर ही बिठाई जा सकती है और इनके पास लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। तो लॉ मेकिंग को डीप स्टडी चाहिए होती है, तो इसलिए ज़्यादा अटेंशन और टाइम भी चाहिए होता है। तो ऐसे जो मैटर्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। अब इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या है कि ये जो भी डिमांड्स हैं, जो भी मिनिस्टर्स को कितने रिसोर्सेज देने हैं, तो उस हिसाब से जो ग्रांट वगैरह देने हैं तो अ, उनकी डिमांड्स को ये स्टडी करती है, और जो भी एक्सपेंडिचर है उसके बारे में देखती है।
जो केसेस है करप्शन के उनको भी देखती है, इन्वेस्टिगेट करती है। स्टैंडिंग कमेटीज़ भी होती हैं, कुछ स्टैंडिंग कमेटीज़ 1983 से चली आ रही है और इसके 20 डिपार्टमेंट्स हैं। एंड ये डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करती है, बजट को सुपरवाइज करती है और एक्सपेंडिचर और बिल्स को सुपरवाइज करती है। अब है अबाउट जेपीज। जेपीज का मतलब होता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज। और ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं तो इन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो अपना ली है, सुप्रियोरिटी की पोजीशन, फेम की पोजीशन, यानी कि काफ़ी फेमस ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर बिल को डिस्कस करती है। और इनका पर्पस होता है इन्वेस्टिगेट करने का। वो कौन सा होता है? फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का। और जो मेंबर्स हैं वो दोनों हाउसेस से सिलेक्ट किए जाते हैं। इसके जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है। इससे कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि कमेटीज़ ने पार्लियामेंट का बर्डन को रिड्यूस कर दिया है और इम्पोर्टेंट बिल्स जो हैं वो इन कमेटीज़ के पास चले जाते हैं ताकि डीप स्टडी की जा सके। और जो पार्लियामेंट है वो इनके सजेशंस, जो भी ये सजेशंस देते हैं उनको बहुत कम रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। हाउ डज पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ? पार्लियामेंट खुद को कैसे रेगुलेट करती है? तो हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है वो बनाए गए हैं ताकि जो भी पार्लियामेंट है उसका जो कंडक्ट है वो स्मूथली हो सके। और जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है लेजिस्लेचर का उसके पास फाइनल अथॉरिटी होती है लेजिस्लेचर को रेगुलेट करने की। अब बात आती है एंटी डिफेक्शन लॉ की। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होता है कि जो ज़्यादातर जो मेंबर्स थे तो वो एक ही टिकट पर ज़्यादातर मेंबर्स इलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये थी कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो उस पार्टी को छोड़ भी सकते हैं और उस पार्टी को चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया? एक एग्रीमेंट लाया गया कि लेजिस्लेचर जो इस एक पार्टी के टिकट पर इलेक्ट हुआ है तो उसे वो पार्टी वो छोड़ नहीं सकता है। ठीक है, वो किसी या फिर किसी दूसरी पार्टी में भी नहीं जा सकता है। ऐसी अमेंडमेंट की गई थी 52nd अमेंडमेंट 1985 में, जिसको एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट कहा गया। इसको मॉडिफाई किया गया 91st अमेंडमेंट में। और उसमें कहा गया कि अगर मेंबर्स डिफेक्टेड है, यानी कि अगर मेंबर्स जो हैं एक पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो उस पार्टी को छोड़ देते हैं तो उसे मेंबरशिप नहीं मिलती, वो मेंबरशिप को लूज़ कर जाते हैं। और जो भी पॉलिटिकल ऑफिस है वो कभी भी होल्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मिनिस्टरशिप एक्सेट्रा। उसके बाद है डिफेक्शन की डेफिनेशन। तो इफ़ अ मेंबर रिमेन एब्सेंट इन हाउस, अगर कोई भी मेंबर जो है वो हाउस में एब्सेंट रहता है जब पार्टी उसके बारे में पूछती है तब, ठीक है, जब पार्टी उसे कहती है कि वो प्रेजेंट रहे तब वो प्रेजेंट नहीं रहता है, और वोट अगेंस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टी, और या फिर पार्टी जो है उसके इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट वोट करे, या फिर वॉलंटरी जो है उस मेंबरशिप को, पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफेक्शन कहते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने सिर्फ 15 से 20 मिनट्स में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। 20 मिनट्स में चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।